नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत काशी की गलियों के साथ करेंगे। अखिलेश यादव रोड शो इस क्षेत्र में कर रहे हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो काशी की गलियां हैं, प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद अखिलेश यादव के रोड शो से पटी पड़ी हुई हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से काशी में चुनाव प्रचार की होड़ मची हुई है। वाराणसी से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव का काफिला जिस गली से गुजर रहा है, जिस सड़क से गुजर रहा है, वहां पर लोगों का हुजूम नजर आता है। तो वाराणसी से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। काशी में अखिलेश यादव ने रोड शो निकाला है। अखिलेश के रोड शो में जनता का हुजूम उमड़ा हुआ है। आपको बता दें कि काशी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वाराणसी जो है वो अपने आप में अच्छा प्रभाव रखता है, बड़ा प्रभाव रखता है। 8 विधानसभाएं काशी क्षेत्र में आती हैं। इसके अलावा 8 विधानसभाएं काशी क्षेत्र में आती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो काशी सिर्फ काशी पूर्वांचल को होल्ड करता है और 34 विधानसभाएं सीधे तौर पर काशी से प्रभावित होती हैं। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में रोड शो किया और उनका चूंकि संसदीय क्षेत्र भी है, इस वजह से भाजपा के लिए ज्यादा कह सकते हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव का सवाल है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव का ग्रैंड फिनाले वाराणसी में हो रहा है। इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पीएम मोदी ने वाराणसी में आज विशाल रोड शो किया, जिसके बाद पीएम मोदी काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर पहुंचे और पूजा अर्चना करते नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने मंदिर में मौजूद पुजारियों से बातचीत भी की, फिर मंदिर प्रांगण में मौजूद लोगों से भी बातचीत करी। इससे पहले पीएम मोदी ने बुदौलिया में सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए रोड शो की शुरुआत करी। पीएम मोदी मलदहिया चौराहे से काशी विश्वनाथ धाम तक 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करते नजर आए। मोदी ने इस रोड शो के जरिए वाराणसी के 3 विधानसभा क्षेत्रों कैंट, शहर उत्तरी, शहर दक्षिणी में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करी है। रोड शो के लिए वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमती हुई नजर आई। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान सड़क के दोनों ओर काशी वासी फूल बरसाते रहे। इस दौरान भगवान श्री राम की गूंज सुनाई दे रही थी। हर हर महादेव और काशी विश्वनाथ की गूंज सुनाई दी है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। आज वाराणसी में किस तरीके से दंगल जारी रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की शाम से ही शुरू हुई थी, वो शो शुरू हो गया। तो दूसरी तस्वीर आपको दिख पाएंगे। ये तस्वीर जो है ये लाइव तस्वीरें हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रोड शो मौजूदा वक्त में कर रहे हैं। करीबन 10 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी जो गाड़ियों का काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। लोगों के हुजूम से सड़कें आटी पड़ी हैं और काफी प्रभाव रखता है पूर्वांचल में काशी से, जैसा कि आपको पहले ही बताया, 34 सीटें होल्ड होती हैं सीधे तौर पर। मऊ के काफी ज्यादा क्षेत्र जो हैं इससे प्रभावित होते हैं। मिर्जापुर की सीटें प्रभावित होती हैं और वाराणसी की 8 सीटें तो हैं ही। तो वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव ढलान की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी में दोबारा से काबिज होने के लिए पूरे दिग्गजों की फौज यहां पर उतार रखी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जौनपुर के मल्लाही में जनसभा को संबोधित किया। चुनावी रैली के बीच उन्होंने जमकर सपा बसपा पर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि 6 चरणों के चुनाव के बाद यूपी के मतदाता इस बार नए इतिहास को रचने जा रहे हैं। बीजेपी दोबारा सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी 2017 जैसे ही 2022 में भी उतनी ही सीटों पर विजय हासिल करेगी। आज चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश, वहां का कोई भी अल्पसंख्यक धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आता है तो हम उसे भारत की नागरिकता मुहैया कराएंगे ताकि वह भी भारत की धरती पर ससम्मान अपनी जिंदगी जी सके। यह काम भी भारतीय जनता पार्टी ने वर्षों पहले वादा किया, अवसर मिला, वादे को पूरा कर दिया। हम लोगों ने कहा था 84 से हम आएंगे, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। आज देखिए अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन रहा। भाई लक्ष्मी जी यदि घर में आएंगी तो लक्ष्मी जी घर में हाथी पर बैठकर नहीं आती। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो साइकिल चलाते हुए नहीं आती। लक्ष्मी घर में
कहा कि राजनाथ सिंह ऐसे ही हैं लोगों को हटाने के लिए। अरे भाइयों, क्या सच नहीं है? अरे भाइयों, मैं राजीव गांधी जी की आलोचना नहीं कर रहा, क्योंकि अपने राजनीतिक जीवन में किसी भी प्रधानमंत्री की, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का, मैंने कभी आलोचना नहीं की, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री संस्था होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जब तक हम इन संस्थाओं की इज्जत नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हमारे लोकतंत्र की सेहत ठीक नहीं रह पाएगी, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाएगा। इसलिए हम कभी भी किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करते। लेकिन सच्चाई है कि राजीव गांधी जी ने लाचारी में क्या करें, 100 पैसा भेजते हैं, 15 पैसा नीचे पहुंचा, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। हर प्रधानमंत्री ने देखिए, आज यदि 6,000 रुपया ऊपर से भेजते हैं तो 6,000 रुपया खाते में पहुंचता है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर सोमवार को मतदान होना है, जहां मतदाता 613 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन के साथ 75% सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार सियासी हालात और समीकरण जरा से तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे, उसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के 10 जिलों में 57 सीटों पर उतरे 676 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। अब तक के 5 चरण की तरह ही छठे चरण में भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा। छठे फेज में पूर्वांचल के पूर्वी इलाकों की सीटों पर मतदान हुए, जहां कुर्मी, यादव, निषाद, ब्राह्मण और दलित अहम भूमिका में हैं, तो कुछ जिलों में मुस्लिम भी निर्णायक हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक छठे चरण की 57 सीटों पर 55.56% मतदान रहा है, जबकि 2017 के चुनाव में इन्हीं सीटों पर 56.52% और 2012 में 55.19% वोट हुई थी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। 7वें चरण की 54 सीटों पर होने वाली वोटिंग काफी अहम है। 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी भी मतदान हुआ है। इसके साथ ही अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की विधानसभा सीटें भी इसी चरण में हैं। 7वें चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र जिले की सीट पर होगी। सभी चरण कुल 54 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 36 सीटें जीती थी, जबकि 11 सीटें समाजवादी पार्टी, 5 पर बसपा और 1-1 सीट निषाद पार्टी और कांग्रेस को हासिल हुई थी। हालांकि इस बार भाजपा इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनावी रण में है। 7वें चरण में बसपा का भी अपना अच्छा खासा जनाधार है, जिसके दम पर जीत की आस लगाए हैं। 7वें चरण में जिन सीटों पर चुनाव है, वहां पर 2017 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो जातिगत समीकरण 90 के दशक से हमेशा से प्रभावित रहा है। आखिरी चरण के चुनाव में सपा और बसपा के साथ साथ राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया की परीक्षा होनी है। बीजेपी की नजर 7वें चरण की सीटों पर है। बीजेपी पूर्वांचल के जिलों में माफिया राज के मुद्दे के जरिए जनता को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पूर्वांचल के जिले खासतौर पर मऊ, गाजीपुर में 7वें चरण में मतदान हो रहा है। तो वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी माफिया और गुंडागर्दी के मुद्दे पर विपक्षी दलों को साध रहे हैं। तो विपक्ष ने बीजेपी के 5 सालों के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं, रोजगार और महंगाई पर घेर रहे हैं। तो आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बहरहाल बीजेपी और सपा के साथ साथ उनके सहयोगी दलों की असल परीक्षा इसी चरण में होनी है। यूपी में सत्ता के लिहाज से ये सबसे अहम है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर
तो वहीं उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण के विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार कैंपेन जारी है। इसीलिए इसी सिलसिले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी आज वाराणसी पहुंचे हुए थे। दोनों नेताओं ने यहां काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करी। इसके बाद पिंडरा पहुंचे। यहां दोनों नेताओं ने कांग्रेस के लिए वोटों की अपील करी। साथ ही इस दौरान राहुल गांधी मोदी सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री हैं, 2014 से प्रधानमंत्री है, माफ कीजिएगा, तब वो रोजगार, किसानों की आमदनी दोगुनी होने की बात किया करते थे, काला धन और हर एक के खाते में 15-15 लाख देने की बात करते थे, महंगाई कम करने की बात कहते थे, लेकिन अब पीएम इसकी चर्चा तक नहीं करते हैं। रोजगार के बारे में क्या कहते थे? 2 करोड़ युवाओं को हर साल नरेंद्र मोदी रोजगार के बारे में क्या कहते थे? 2 करोड़ युवाओं को हर साल नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में चुनाव परिणाम आने से पहले ही कांग्रेस उत्तराखंड में पूरी तरीके से खुद को सेफ रखना चाहती है। इसके लिए प्रत्याशियों को कई सारे निर्देश दिए जा रहे हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता इस विषय पर खुलकर कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने बीजेपी की मंशा और नीतियों पर तमाम तरह के सवाल जरूर उठाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ चुनाव में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस को कई कड़वे अनुभवों का सामना करना पड़ा। उससे सबक सीखकर वो अपने जीते विधायकों के भाजपा के पाले में जाने की गुंजाइश ही पैदा नहीं होने देना चाहती। सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर काफी गंभीर दिख रही है। उत्तराखंड, गोवा और पंजाब के विधायक उम्मीदवारों को नतीजों से पहले राजस्थान में शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि इस विषय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने कहा कि पार्टी ने अभी तक इस विषय में कोई चर्चा नहीं की है और अभी तक कोई रणनीति नहीं बनाई गई है। हालांकि उन्होंने बीजेपी की मंशा पर कई सवाल जरूर उठाए हैं और विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में बीजेपी को कुख्यात भी करार दिया। आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड इस तरह खराब हो चुका है कि उनको इस रूप में माना जाता है, परसेप्शन बन गया है कि इन्होंने खरीद फरोख्त करनी है। लेकिन हम लोग इतने कमजोर नहीं है, हमारा कोई साथी इतना कमजोर नहीं है कि जो उनके खरीद फरोख्त के जाल में फंसे। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। वो कुख्यात हैं और एक कुख्यात होने के कारण ये एक माहौल पर ऐसा बन गया है कि लोग ऐसी शंका जाहिर कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब लोगों को कि आप लोग समय से पहले हमें अवेयर कर रहे हैं, हमें जागरूक कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, हमारे साथ पहले ऐसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम राज्यों में ऐसी कोशिशें की हैं। वहीं कांग्रेस के विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों का साफ कहना है कि कांग्रेस के जीतने वाले विधायक बीजेपी को जड़ से उखाड़ने का मन बना चुके हैं। जिस तरह से जनता के रुझान आ रहे हैं और मुझे उम्मीद ही पूर्ण विश्वास है कि महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके और जो कांग्रेस के शासनकाल के विकास थे, जो अवरुद्ध हो गए थे, इन सारी चीजों को लेके और जो कर्मचारियों का, हमारे शिक्षकों का, जो पुलिस कर्मियों का रुख था, उससे लगता है कि पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार आई है। मुझे लगता है कि कहीं पे ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को तोड़ना और बहुमत को नकार करके सरकार बनाने की कोशिश को करना, ये आसाम मॉडल कहते हैं इसको। आसाम से इन्होंने शुरू किया था और कई उत्तराखंड सहित कई राज्यों में इन्होंने ऐसी लोकतंत्र की हत्या करने वाली कोशिशें करी। तो इन कोशिशों को देकर के अंदेशा लगाया जा रहा है, लेकिन हमें कांग्रेस के जो जितने भी हमारे साथी विधायक जीत के आ रहे हैं वो कांग्रेस की विचारधारा पर जीत के आए हैं और वो अडिग सिपाही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की किसी भी कोशिश को कामयाब होने नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने जवाब दिया है। सांसद का कहना है कि कांग्रेसी नेताओं को एक दूसरे की टांग खींचने से फुर्सत नहीं है। 2016 में कोई चुनाव के बाद कुछ हुआ था क्या? 2016 में तो वही मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं के सहयोगी उनसे असंतुष्ट होकर के, उनकी कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर के बाहर आए थे। सबने देखा है इस बात को, तो इसलिए ऐसा कोई डर किसी प्रकार।
पोस्टल बैलेट को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ट्वीट करते नजर आए, जिसमें लिखा है कि 56 लाल कुआं विधानसभा में कई पुलिसकर्मियों के पास अब तक नहीं पहुंचे हैं पोस्टल बैलेट। हरीश रावत ने पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी की आशंका जताई है और निर्वाचन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान भी खड़े किए हैं। बस्ती जिले के मुंडेरवा थाना क्षेत्र के खजौला पुलिस चौकी के पास हाईवे पर आरपीएफ के जवानों की बुलेरो एक अनियंत्रित ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद हादसे में बुलेरो सवार 3 जवानों की मौत हो गई है, जबकि बुलेरो चालक गंभीर तौर पर घायल हो गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल सीआरपीएफ 112 बटालियन के जवान और चालक को जिला अस्पताल में भिजवाया गया है, जहां पर चिकित्सक ने जांच उपरांत सीआरपीएफ के 3 जवानों को, जिसमें 36 वर्षीय हीरालाल और उनके साथ में भी कई लोग हैं, जिनको मृत घोषित कर दिया। बस्ती में हुए घटना की जानकारी सीआरपीएफ के अधिकारियों को दी गई है और उनके परिजनों को भी दी गई है। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। मुंडेरवा पुलिस ट्रक नंबर के आधार पर उसके मालिक और चालक का पता लगा रही है। आपको बता दें कि कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे और मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई करने के लिए सहमति जता दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन ने के नेतृत्व वाले एक पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की उस दलील पर गौर किया कि मामले के अन्य आरोपी आशीष मिश्रा को दी गई राहत का हवाला देते हुए जमानत के लिए अदालत का रुख कर रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि मैं मामले को 11 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर सकता हूं, अन्य न्यायाधीश भी मौजूद होने चाहिए। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिले में प्रतिवेदन में कहा है कि हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कानून का पालन नहीं किया। उनकी दलील है कि अदालत ने आरोपी की ओर से उसके सबूतों से छेड़छाड़ करने समेत अन्य पहलुओं पर गौर तक नहीं किया है। वहीं राजधानी लखनऊ में स्थित राजभवन में आज पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया है और ये जो उद्घाटन था वो उद्बोधन के साथ हुआ। आपको बता दें कि इसमें अलग अलग तरह के फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसे देखने के लिए अलग अलग जिलों से लोग आए हैं। लोगों में उत्साह साफ नजर आता है। इसका समापन 6 मार्च को होगा। प्रदेश में एक तरफ तो चुनावी समर है तो दूसरी ओर राजधानी लखनऊ में राजभवन में आज पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये पुष्प प्रदर्शनी लगभग 3 दिनों तक चलेगा, जो कि इसका आखिरी होगा 6 मार्च को। यहाँ पे राजभवन में इस वक्त राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रमुख सचिव दुर्गा प्रशंकर मिश्र, तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। यहाँ पे तैयारियों की जायजा ले सकते हैं। यहाँ पे जो पुलिस का व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है। यहाँ पे हर साल पुष्प प्रदर्शनी का इसी माह में आयोजन किया जाता है और जो कि अलग अलग तरह के का पुष्प प्रदर्शनी लगाई जाती है। यहाँ पे मैं कहूंगी कैमरामैन से कि वहाँ पे दिखाइए। यहाँ पे प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कानपुर का जो है उसकी तरफ से कृषि से जुड़े चीजों को, जो बीज है, औषधि हैं, उन चीजों को भी लगाया गया है। साथ ही साथ एक तरफ अधीक्षक राजभवन उद्यान की तरफ से वहाँ पे सब्जियों से जुड़ी चीजों को लगाया गया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि राजभवन में जो पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई है वो अलग अलग तरीके के पुष्प को आप देख सकते हैं। कैमरों की तस्वीरों में साफ तौर पे रियाज पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हम पूरी तरीके से आपको उस पुष्प का खूबसूरती को दिखा सकें। दूसरी तरफ हम रियाज से कहेंगे, रियाज वो भी दिखाइए जो पीले कलर का है। ये अलग अलग तरीके का पुष्प है। तो यहाँ पे खास तौर से पुष्पों को देखने के लिए हालांकि सिर्फ उत्तर प्रदेश या राजधानी लखनऊ से ही लोग नहीं आते हैं, बल्कि इस प्रदर्शनी का लुत्फ उठाने के लिए और आनंद लेने के लिए, इस खूबसूरती तस्वीर को अपने आंखों में, यादों में कैद करने के लिए अलग अलग राज्यों से भी लोगों का यहाँ पे जमावड़ा लगता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि जो तमाम अधिकारी हैं, तमाम अफसर हैं, यहाँ पे व्यवस्था भी चाक चौबंद की। ये सुरक्षा की व्यवस्था में कोई कोताही नहीं बरती गई है, क्योंकि राजभवन में राज्यपाल का उद्बोधन एक तरफ चल रहा है तो एक तरफ यहाँ पे तमाम दर्शक भी यहाँ पे देखने के लिए आए हैं इस पुष्प प्रदर्शनी को। तो देखने वाली बात होगी, हर कोई इस दर्शक, हर कोई चाहेगा कि इस पुष्प प्रदर्शनी को हम अपने यादों में, अपने आंखों में कैद कर सके, क्योंकि साल भर के बाद फिर इस पुष्प प्रदर्शनी को देखने का मौका मिलेगा। हालांकि आप 6 मार्च तक इस पुष्प प्रदर्शनी का लुत्फ उठा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। कैमरामैन रियाज के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से
बेहतरीन हो और इन खूबसूरत फूलों की तरह महकता है।